हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग साथी। हम लोग करंट अफेयर के सीरीज में आज 31st ऑफ जनवरी में आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 31st जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में यूएपीए एक्ट के बारे में पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द एक्ट इज एप्लीकेबल इवन इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। मे बी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे सही जवाब जो है सो सी, बोथ। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि एक सिमी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 से बैन है। तो इसका बैन को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक्सटेंडेड बैन इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर। तो ये एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया है 2001 से ही। तो इसको और बैन को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अगर हम यूएपीए के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले 1967 में बनाया गया था, डील करने के लिए एंटी नेशनल एक्टिविटी से। एंटी नेशनल एक्टिविटी को डील करने के लिए इसे बनाया गया था और इसको इन्वेस्टिगेट इसके अंदर करता है एनआईए। एनआईए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। और अगर हम देखें तो इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड एंड आउटसाइड इंडिया। हमारा पहला स्टेटमेंट यही था, फॉरेन लैंड पर भी क्राइम हो तब भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सेम मैनर में जैसे कि इंडियन लैंड पे अगर क्राइम हुआ हो। तो ये है। और इसके बारे में देखें तो यूएपीए के अंडर में चार्जशीट मैक्सिमम 180 दिन में फाइल करना होता है एनआईए के थ्रू, लेकिन ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएपीए के बारे में। यूएपीए को 2019 में अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट में 2 पावर दिए गए थे अमेंडमेंट के थ्रू। पहला जो डीजी लेवल के जो अधिकारी हैं एनआईए के, डायरेक्टर जनरल, उन्हें ये पावर दिया गया था कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जिस पे टेररिज्म का केस चल रहा हो। तो ये एक पावर दिया गया था डीजी को। और दूसरा जो पावर था, एसआई रैंक के सब इंस्पेक्टर रैंक के भी जो अधिकारी होंगे, वो भी टेररिज्म के केस को डील करेंगे। ये पहले डीएसपी और अबव, पहले डीएसपी और अबव रैंक के जो अधिकारी होते थे वही टेररिज्म को मामले को देखते थे। लेकिन अब एसआई से भी, एसआई और उनसे ऊपर के भी अधिकारी लोग इस मामले को देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे 2019 अमेंडमेंट को लेकर के। ये यूएपीए हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इससे रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। अगर इसके फ़ेवर में बात करें, तो जो फ़ेवर में इसके तर्क दिए जाते हैं, वो पहला है नेशनल सिक्योरिटी। ये एक्ट इम्पोर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। दूसरा है काउंटर टेररिज्म के लिए। तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए भी एक्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो इसके फ़ेवर में तर्क दिए जाते हैं वो डिटरेंस, ये डर बनाएगा। तो ये थर्ड है। और फोर्थ जो इसके फ़ेवर में स्टेटमेंट दिए बोले जाते हैं वो है ग्लोबल कमिटमेंट। इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट है टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ये 4 जो है इसके फ़ेवर में तर्क दिए जाते हैं। अगर हम यही अगेंस्ट में बात करें, तो अगेंस्ट में इसका जो तर्क दिया जाता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये एक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। दूसरा है लैक लैक ऑफ सेफगार्ड मैकेनिज्म। अगर इस एक्ट को किसी पे लगा दिया गया तो सेफगार्ड मैकेनिज्म बहुत ही कम है। तो ये सेकंड है। और दूसरा थर्ड है, थर्ड जो इसके अगेंस्ट में जो
तर्क दिए जाते हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और लास्ट जो है, फोर्थ जो है, लो कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट बहुत कम है इस एक्ट के थ्रू, ये कुछ है फेवर में और ये अगेंस्ट में कुछ बातें हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन इन चारों में से कौन सा नहीं है? पहला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी सेक्रेटेरिएट, और डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही जवाब है डी। आईएमएफ जो है से इसका मेन ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का। अगर यूनाइटेड नेशन का हम ऑर्गन मेन, इसका सॉरी, इसका 6 ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, ये न्यूज़ में भी इसी के चलते हैं। थर्ड जो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फोर्थ, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड सिक्स, द यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 मेन ऑर्गन है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, इमैनुअल मैक्रोन, अभी रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट थे। तो वो फिर से बोले हैं कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे। अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। ये 5 जो परमानेंट होते हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है। और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। अगर ये 10 परमानेंट मेंबर का एरिया देखें कि किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, तो 3 जो होते हैं से अफ्रीकन नेशन से चुने जाते हैं, 2 होते हैं एशियन एशियन कंट्री से चुने जाते हैं, 1 नहीं 2, 2 जो होते हैं से लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं, 2 वेस्ट यूरोप और 1 ईस्टर्न यूरोप। तो ये 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। 2021-22 के लिए भारत एज ए नॉन परमानेंट इलेक्ट हुआ था, तो इसीलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फ्रांस रीइटरेट किया है कि इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सिग्नस X1 रिसेंटली इन न्यूज इज इट इज रिलेटेड टू। सिग्नस X1 इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है? ए न्यू प्लैनेट, बी ब्लैक होल, सी न्यू स्पीसीज, डी ए डिजीज, एक प्रकार की एक बीमारी है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ब्लैक होल। ये अभी ये ब्लैक होल है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन सैटेलाइट एस्ट्रोसैट डिटेक्ट किया है पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए ब्लैक होल। एक ब्लैक होल से पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरे को ये डिटेक्ट किया है एस्ट्रोसैट। अगर एस्ट्रोसैट के बारे में बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, PSLV एक्सेल। इस ये व्हीकल के साथ इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक मल्टी वेव लेंथ टेलीस्कोप है, मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप है, जिसको 2015 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये अभी पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरे को डिटेक्ट किया है, तो इसलिए न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ अकाबा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन।
इन चारों रीजन में से किस रीजन में गल्फ ऑफ अकाबा लोकेटेड है? ऑप्शन ए मिडिल ईस्ट, बी साउथ ईस्ट एशिया, सी लैटिन अमेरिका एंड डी स्कैंडेवियन कंट्रीज। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मिडिल ईस्ट। गल्फ ऑफ पकावा मिडिल ईस्ट में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इज़राइल, ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये एरिया इज़राइल है और यहाँ पे वार चल रहे हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, इस पूरा एरिया, ये पूरा रीजन ही न्यूज़ में है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये है। ये वाला जो है सो सिनाई पेनिनसुला है, जो इजिप्ट के अंडर में आता है। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे है। एक और इसी से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये बेन गुरियन कैनाल, ये एक कैनाल बनाने की प्लानिंग चल रही थी, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये कैनाल बनाना क्यों है? क्योंकि अभी अभी के लिए जो हमारा वर्ल्ड का ट्रेड होता है, ये गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी को जाता है। तो इसका मोनोपोली ये जो स्वेज कैनाल है से इजिप्ट देश यहाँ पे है, उसके अंडर में आता है। तो इस इजिप्ट देश का मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए एक न्यू रूट भी बनाया जा रहा है, ताकि ये मोनोपोली ब्रेक हो। तो इसलिए ये न्यूज़ में है गल्फ ऑफ अकाबा। और आप वीडियो को पॉज़ करके इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू व्हाइट राइनोस कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आफ्टर द एलिफेंट। दूसरा है, इट स्प्रेड ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ओनली वन, क्योंकि ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं रहते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं। और अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये ज़्यादातर मेनली केन्या, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है अभी मात्र, अगर नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस की बात करें तो केवल 2 इन नंबर है, केवल 2 ही हैं बचे हुए और दोनों फीमेल हैं। तो इस स्पीशीज़ को बचाने के लिए अभी इन पे आईवीएफ टेक्नीक का यूज़ किया गया है प्रेग्नेंट करने के लिए, ताकि इस स्पीशीज़ को बचाया जा सके, जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अगर हम आईवीएफ टेक्निक के बारे में बात करें तो इसमें मैच्योर एग को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद स्पर्म से के साथ उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है और जो फर्टिलाइज़्ड एग है, जिसको एम्ब्रयो बोलते हैं, उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये होता है आईवीएफ टेक्निक। तो ये अभी व्हाइट राइनोस पे सक्सेसफुली अप्लाई किया गया है। तो इसलिए न्यूज़ में है। अगर हम राइनोस की बात करें तो इनका टोटल 5 प्रजाति है। पहला तो व्हाइट राइनोस, सेकंड है ब्लैक राइनोस, थर्ड थर्ड है ग्रेटर ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस। तो ये है, थर्ड है, इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये इंडियन राइनोस है। फोर्थ है सुमात्राज राइनो, सुमात्रा में ये रहते हैं, चौथा। और फिफ्थ है जावा, जावान राइनोस। अगर ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और ये आईयूसीएन स्टेटस के अनुसार वल्नरेबल है। अभी अगर इनका टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये लगभग 4000 के आसपास इनका टोटल पॉपुलेशन है और ये आईयूसीएन स्टेटस के अनुसार वल्नरेबल है, क्योंकि इनका पोचिंग होता है ये हॉर्न के लिए, तो इसलिए वल्नरेबल है।
तो ये कुछ हुआ ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो इंडियन राइनोज़ हैं, उनके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ECOWAS। तो इस ग्रुप का कौन नहीं पार्ट है इन चारों ऑप्शन में? ए ऑप्शन बुर्किना फासो, बी सिएरा लियोन, सी केप वर्डे, डी सेनेगल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, बुर्किना फासो। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, जो ग्रीन कलर में है, ये मेंबर हैं इस ग्रुप के। ये टोटल पहले 15 थे, लेकिन अभी घटकर 12 हो गए हैं, इसीलिए न्यूज़ में है। क्योंकि बुर्किना फासो, माली और नाइजर विथड्रॉ कर लिए हैं इसके मेंबरशिप का। क्यों विथड्रॉ किए हैं, ये देखते हैं। देखिए, ये न्यूज़ में है क्योंकि बुर्किना फासो, माली, नाइजर हैव अब्रप्टली विथड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, साइटिंग इट एज ए सॉवरेन डिसीजन। तो ये लोग अपना जो मेंबरशिप है उससे रिमूव कर लिए हैं। जो ये अफ्रीकन कंट्री है, अभी वेस्ट अफ्रीकन रीजन, वहाँ पे मिलिट्री कूप कई एक देशों में हुआ है। तो मिलिट्री कूप जो हुआ है उस पे प्रेशर बनाने के लिए जो ये ग्रुप है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ये प्रेशर बनाने के लिए उनको पहले सस्पेंड कर दिया था मेंबरशिप से। सस्पेंड इसलिए किया गया था, तो वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था, तो उनसे कहा जा रहा था कि आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको पावर ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसलिए उनको मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या है, इन लोग पावर तो ट्रांसफ़र नहीं किए, लेकिन मेंबरशिप से ही विथड्रॉ कर लिए। अगर हम मिलिट्री कूप के बारे में देखें तो माली में ये लगभग 2021 से चल रहा है मिलिट्री कू। एक ग्यूनिया देश है, वहाँ पे भी चल रहा है 2021 सितंबर से, और बुर्किना फासो में 2022 से, और नाइजर में जुलाई 2023 से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है इन सब देश के बारे में। अगर हम इस ग्रुप के बारे में बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री को मिलाकर। अब इनका एम देखें तो इनका ये अचीव ए सिंगल कॉमन करेंसी, ये कॉमन करेंसी अचीव बनाए हैं। क्रिएट ए लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक इन वेरियस सेक्टर। ट्रेडिंग ब्लॉक है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंस एंड कल्चर। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट एम है जिस पे ये फोकस करती है ग्रुप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।